हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मानव में लैंगिक जनन की घटनाएं। ठीक है, मानव यानी कि नर और मादा जब यौवनावस्था प्रारंभ करते हैं, जब यौवनावस्था आती है, तब इनके प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि नर में वृषण और मादा में अंडाशय, प्राथमिक लैंगिक अंगों की द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित युग्मक बनते हैं। नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु बनते हैं। ठीक है, अब मैथुन क्रिया के द्वारा नर शुक्राणुओं को मादा जनन पथ में छोड़ता है और यहाँ से शुक्राणु गति करते हुए गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी से होते हुए अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में पहुंचते हैं और इसी प्रकार से अंडाशय से निर्मुक्त जो अंडाणु होता है वो भी अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में पहुंचता है और यहाँ पर एम्पुला भाग में, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रकों का संलयन हो जाता है, जिससे एक कोशिक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब युग्मनज से आगे की घटनाएं जो होती है वो हम देखेंगे। तो युग्मनज से आगे होता है विदलन। विदलन कैसे होता है देखिए। विदलन युग्मनज में होने वाले आरंभिक समसूत्री विभाजन विदलन कहलाते हैं। युग्मनज में होने वाले आरंभिक समसूत्री विभाजन विदलन कहलाते हैं और विदलन के द्वारा युग्मनज में जो कोशिकाएं बनती हैं इन्हें कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। इन्हें कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। और जब यहाँ युग्मनज में विदलन प्रारंभ होता है तब युग्मनज गर्भाशय की ओर गति करने लगता है। जब युग्मनज गर्भाशय की ओर बढ़ने लगता है, जब इसमें विदलन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो विदलन के द्वारा जब इस युग्मनज में 16 कोरक खंड बन जाते हैं तो इस अवस्था को मोरुला अवस्था कहते हैं। यानी कि विदलन के फलस्वरूप जब युग्मनज 16 कोरक खंड युक्त भ्रूण बनता है तो इस भ्रूण अवस्था को मोरुला कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पर बनाया है। देखिए, ये मोरुला है। ठीक है, यानी कि युग्मनज में होने वाले आरंभिक समसूत्री विभाजन क्या कहलाते हैं? विदलन कहलाते हैं। और विदलन के द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं वो कोरक खंड कहलाती हैं। और जब ये कोरक खंड कितने बन जाते हैं? 16। ये क्या है? कोरक खंड। कोरक खंड ब्लास्टोमियर 16 बन जाते हैं, तब ये अवस्था जो होती है वो मोरुला कहलाती है। तब ये भ्रूण की अवस्था जो होती है वो मोरुला कहलाती है। जब मोरुला बन जाता है तब ये भ्रूण गर्भाशय में प्रवेश करता है। जब विदलन प्रारंभ होता है तब युग्मनज गर्भाशय की ओर बढ़ने लगता है। जब मोरुला बन जाता है यानी कि यह भ्रूण जो होता है 16 कोरक खंड युक्त हो जाता है, तब यह कहाँ प्रवेश करता है? तब ये गर्भाशय में प्रवेश करता है और इस क्रिया में 3 दिन लगते हैं। युग्मनज में होने वाले आरंभिक समसूत्री विभाजन विदलन कहलाते हैं। विदलन के द्वारा बनी कोशिकाओं को कोरक खंड कहा जाता है। विदलन के फलस्वरूप
युग्मनज सोलह कोरक खंड युक्त भ्रूण में विकसित होता है। इस अवस्था को मोरूला कहते हैं। इस अवस्था को मोरूला कहते हैं। मोरूला अवस्था के बाद में भ्रूण की जो अवस्था होती है, भ्रूण का जो विकास होता है, वो कोरक पुट्टी कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। जब ये कोरक पुट्टी में बदलता है तो यहाँ पर देखिए कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट, तब इनके अंदर दो प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं। एक बाहर की ओर चपटी कोशिकाओं का समूह होता है, इसे पोष कोरक कहा जाता है। पोष कोरक, ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अंदर जो कोशिकाओं का समूह होता है, इन्हें आंतरिक कोशिका समूह कहते हैं। आंतरिक कोशिका समूह, इनर शेल मास। और इसके अंदर एक गुहा बनती है, इस गुहा को कोरक गुहा कहते हैं। कोरक गुहा, ब्लास्टोसील कहा जाता है। ठीक है, तो मोरूला जो होता है वो किसमें बदल जाता है? कोरक पुट्टी में बदल जाता है। कोरक पुट्टी में सबसे बाहर चपटी कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे पोष कोरक कहते हैं। और आंतरिक जो कोशिकाओं का समूह जो होता है, इन्हें आंतरिक कोशिका समूह कहते हैं। और इनके अंदर एक गुहा बनती है, इस गुहा को कोरक गुहा कहा जाता है। और ये भ्रूण की अवस्था कोरक पुट्टी कहलाती है। इस अवस्था के अंदर यह गर्भाशय के अंत स्तर से रोपित होती है, अंत स्थापित होती है, आरोपित होती है। तो अगली अवस्था आरोपण। आरोपण कैसे होता है? देखिए, जब मोरूला जो होता है वो कोरक पुट्टी में बदल जाता है, तब इस कोरक पुट्टी का बाहरी कोशिका समूह जो होता है, जिन्हें पोष कोरक कहा जाता है, पोष कोरक की कोशिकाओं की सहायता से ये गर्भाशय के अंत स्तर से चिपक जाता है। इसे रोपण कहते हैं। इसे रोपण कहते हैं, यानी कि कोरक पुट्टी की पोष कोरक की कोशिकाएं गर्भाशय के अंत स्तर से चिपक जाती हैं और इस अवस्था को क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं। और उसके बाद में गर्भाशय का अंत स्तर इस पोष कोरक के चारों ओर फैल जाता है और ये कोरक पुट्टी जो होती है वो गर्भाशय के अंत स्तर के अंदर अंत स्थापित हो जाती है और इसे आरोपण कहते हैं। कोरक पुट्टी पोष कोरक कोशिकाओं की सहायता से, पोष कोरक कोशिकाओं की सहायता से, कोशिकाओं की सहायता से गर्भाशय के अंत स्तर से, गर्भाशय के अंत स्तर से चिपक जाती है। कोरक पुट्टी का गर्भाशय अंत स्तर से चिपकना रोपण कहलाता है।
क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। और इसके बाद में रोपण के बाद गर्भाशय अंतःस्तर पोरक पुट्टी को चारों ओर से घेर लेता है तथा पोरक पुट्टी गर्भाशय अंतःस्तर में अंतः स्थापित हो जाती है। इसे आरोपण कहते हैं। इसे आरोपण कहते हैं। जब मोरूला अवस्था में भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय में प्रवेश करता है, तब मोरूला पोरक पुट्टी में बदल जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के अंदर जो पोषकोरक की कोशिकाएं होती हैं, ये पोषकोरक की कोशिकाएं गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर होता है, जिसे गर्भाशय अंतःस्तर कहते हैं, गर्भाशय अंतःस्तर से चिपक जाता है, इसे रोपण कहते हैं। रोपण के बाद में गर्भाशय अंतःस्तर जो होता है इस पोरक पुट्टी को चारों ओर से घेर लेता है और ये पोरक पुट्टी गर्भाशय के अंदर अंतः स्थापित हो जाती है। इसे आरोपण कहा जाता है। आरोपण के बाद में भ्रूण का परिवर्धन होता है, यानी कि इस पोरक पुट्टी की आंतरिक कोशिका समूह जो होता है, इस आंतरिक कोशिका समूह में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। आंतरिक कोशिका समूह से 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। सबसे बाहरी जनन स्तर जो होता है वो एक्टोडर्म होता है, जिसे बाह्य स्तर कहते हैं, और सबसे आंतरिक जो होता है वो एंडोडर्म कहलाता है, अंतः स्तर कहलाता है। ठीक है। और इन बाह्य स्तर और अंतः स्तर के मध्य एक मध्य स्तर बनता है, जिसे मेसोडर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से इस आंतरिक कोशिका समूह से 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। जब इनके अंदर 3 जनन स्तर बन जाते हैं, तब ये भ्रूण की अवस्था है वो गैस्ट्रुला कहलाती है। ये अवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है? गैस्ट्रुला कहलाती है। और इन 3 जनन स्तरों से प्रत्येक स्तर से निश्चित उत्तक अंग और अंग तंत्रों का निर्माण होता है और 9 महीने या 38 सप्ताह या 266 दिन के अंदर भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है। भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है। तो यह सबसे पहले भ्रूण की कौन सी अवस्था हुई? सबसे पहले मोरूला अवस्था हुई। मोरूला के बाद में पोरक पुट्टी बनी, पोरक पुट्टी के बाद में गैस्ट्रुला बना और गैस्ट्रुला के बाद में पूर्ण भ्रूण विकसित हो गया। ठीक है ना। तो युग्मनज के बाद में मोरूला बनता है और मोरूला के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जिसे ब्लास्टुला कहते हैं, और ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुला बनता है और गैस्ट्रुला के बाद में भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है। जब ये भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है तब यह प्रसव क्रिया के द्वारा शिशु के रूप में जन्म लेता है, जिसे प्रसव कहते हैं। भ्रूण परिवर्धन आरोपण के बाद आंतरिक कोशिका समूह से आंतरिक कोशिका समूह से इनर सेल मास तीन जनन स्तरों का निर्माण होता है। पहले सबसे बाहरी स्तर
सबसे बाहरी जनन स्तर एक्टोड्रम, बाह्य स्तर तथा आंतरिक स्तर, आंतरिक जनन स्तर एंडोड्रम, अंतःस्तर का निर्माण होता है। एक्टोड्रम व एंडोड्रम के मध्य मीजोड्रम, मध्य स्तर का निर्माण होता है। इन तीन जनन स्तरों से निश्चित ऊतकों, अंगों व अंग तंत्रों का निर्माण होता है। तथा 9 महीने या 38 सप्ताह या 267 दिन में भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है। भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवधि को गर्भकाल कहा जाता है। पूर्ण विकसित भ्रूण का शिशु के रूप में जन्म होना प्रसव कहलाता है।